ओके क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन। कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जैन 1950 की 47? पक्का? ओके। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है? क्वाजी फेडरल है। कौन से केस में ऐसा डिस्कस हुआ था? केशवानंदा भारती। अभी पूरा याद हो गया है ना? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इनिशियली केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया था कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल है। फिर हम लोगों ने फेडरल को कंपेयर किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स थे? डुअल गवर्नमेंट, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, थर्ड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ independent judiciary, next written constitution and a rigid procedure for amendment of constitution। ये फेडरलिज्म के फीचर्स थे और हमारे इंडिया में भी ये सारे फीचर्स अप्लाई हो रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि हमारी कंट्री कैसी है? फेडरल। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारी कंट्री पूरी तरह से फेडरल नहीं है। कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसमें हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म से अलग था। वो कौन से वाले पॉइंट्स थे? मोड ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड कौन सा था? पोजीशन ऑफ स्टेट, थर्ड एंड फोर्थ रेसिडुअरी पावर। हमारी कंट्री में जितनी भी पावर्स हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था। कौन सी 3 लिस्ट थी वो? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और अगर कोई आइटम ऐसा है जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आ रहा है, उसकी पावर्स किसके पास होती थी? सेंट्रल के पास। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली क्वाजी फेडरल। चलिए अब आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। यस, हमने आपको बताया था कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट्स और एक होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस में दिए हैं? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंडेटरी नेचर का क्या है और रिकमेंडेटरी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट को। जब कोई सरकार चूज होके आती है तो उसको कंट्री कैसे चलानी है, इसके लिए होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होंगे? फंडामेंटल राइट्स। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू सिक्योर टू द पीपल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। कह रहे हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने हमको फ्रीडम दिया है थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रैटर्निटी, assuring the dignity of individual. With this object, the fundamental rights are envisaged in part 3 of the Constitution. देखिए अब यहाँ पर इन्होंने लिख दिया फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 3। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस में है? पार्ट 4। वहीं आगे लिख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब देखिए इसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है फंडामेंटल राइट्स का। दिख रहा है सबको कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? लेकिन है क्या इसमें? अगर आप ध्यान से देखो तो पोजीशन इन इंग्लैंड, पोजीशन इन अमेरिका, ये दिया हुआ है कि कहां कौन सी कंट्री में किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। रीजन बीइंग, अगर हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को देखें तो बहुत सारी चीजें और हैं जो पूछी जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कंपैरेटिवली ये पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार सिंपल रीडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं छोड़ना ही है अगर, तो हम रीड भी क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार सिंपली रीड करना है। सिर्फ ये क्या बता रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सी कंट्री में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है या किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स लगते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा मार्क करा दे रहे तो आपको पढ़ने में हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले पोजीशन इन इंग्लैंड में आइए, वहां पे देखिए लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज अनरिटन। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नो कोड ऑफ फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट अनलाइक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस और इंडिया।
इसका मतलब जैसे हमारी कंट्री ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जबकि इंग्लैंड में ऐसे कोई फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड नहीं है. In the doctrine of sovereignty of parliament as prevailing in England, it does not envisage a legal check on the power of parliament. देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब समझो क्या है. पार्लियामेंट लॉ बनाती है हमारी कंट्री में. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो हमें फॉलो करना भी मैंडेटरी है. लेकिन एक बात बताइए, क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके का लॉ बना सकती है? क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकती है जिससे हमारी इक्वालिटी खत्म हो जाए? क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकती है जिससे हमारा फ्रीडम खत्म हो जाए? नो. इसका मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट. तो ये पार्लियामेंट की पावर पे एक चेक ही तो हुआ. हमारे फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ कि हम पार्लियामेंट को चेक कर रहे हैं. आप कैसा भी लॉ बना सकते हो, लेकिन आप ऐसा कोई लॉ नहीं बनाओगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेयर करे. और हमने आपको ये भी बताया था, फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास अधिकार है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. डिस्कस किया था ये हम लोगों ने. नॉर्मली आप सोच के देखो, अगर नॉर्मली कोई केस है, लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? नो. वो जाते हैं लोअर कोर्ट्स, जो उनका नियरेस्ट कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट. लेकिन फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसी चीज है जो इन्फ्रिंज अगर हुआ, अगर किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने की कोशिश करी, तो हम डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट. लेकिन ऐसा कुछ इंग्लैंड में नहीं है. ये बताने की कोशिश, हम लोग इंडिया की बात नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग कहाँ का पढ़ रहे हैं? इंग्लैंड का. तो ऐसे ही इन्होंने 2-3 लाइन में बस ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन जैसे इंडिया में मिली हुई है, वैसे इंग्लैंड में अवेलेबल नहीं है. तो बस करना आपको क्या है, जैसे ये 2-3 लाइन हमने इसकी पढ़ ली, सेम ऐसे ही 2-3 लाइन आप पोजीशन इन अमेरिका पढ़ लीजिएगा. और उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पोजीशन इन इंडिया. ऑल्दो पोजीशन इन इंडिया इतनी खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं दैट इज पोजीशन इन इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस टॉपिक के लिए हमने आपको क्या बताया. वैसे एग्जाम में इस टॉपिक के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 99% श्योर कि ये नहीं आएगा. स्टिल 1% हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना. 1% चांस में इन केस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो एटलीस्ट 2-2, 3-3 लाइन बस कर लेना, ताकि अगर आता है तो यू कैन राइट समथिंग. ठीक है. तो जैसे इंग्लैंड की 3 लाइन हमने आपको मार्क करा दी. अब आपको बेसिक चीज मिल गया कि पहली चीज ये कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, और दूसरा वहां फंडामेंटल राइट्स नहीं है. ठीक है. तो दिस इज द की लाइन. अगर आप ये भी लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा दैट यू नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, राइट. तो वैसे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लीव करने से बेटर है आप थोड़ा सा बस 2-3 लाइन पढ़ लीजिएगा. समझ आ गया कैसे करना है टॉपिक? चलो यहां से आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं. इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अब देखिए ये है वो फंडामेंटल राइट्स, इनके नाम आई एम वेरी श्योर आपने सुने होंगे बचपन में. देखिए सबसे पहला कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी. हमने आपको बताया था जैसे लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल्स. तो देखो उसके नीचे लिखा है आर्टिकल 14 to 18, यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18. ये सारे आर्टिकल कौन सी कैटेगरी में आते हैं? राइट टू इक्वालिटी. कैटेगराइजेशन समझ में आ गई? यानी एक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी के अंदर बहुत सारे अधिकार. ठीक है. जो बच्चे CS ईट करके आए हैं उनके कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर आपको याद हो. लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो, है ना. तो आपके में चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपके में थोड़ा सा कम दिया था. मतलब ये अब जो आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ये सारे डिटेल में है, आपके में थोड़ा थोड़ा पोर्शन था, यहाँ पूरा कंप्लीट डिटेल में. तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं विच इज फ्रॉम 14 to 18. सेकेंड देखो कौन सा है फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम. ठीक है. ये कौन से हैं देखिए? 19 and 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन समझ गए ना? कुछ जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती. या आपने सुना होगा बॉन्डेड लेबर, सुना है? बॉन्डेड लेबर सुना है? बिना वेजेस के काम करवाना, सुना है? बिना वेजेस के काम करवाना. ये सारी चीजें आती हैं एक्सप्लॉइटेशन पे. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दैट इज 23, 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? सेक्युलर.
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये होते थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, और हम लोग इन सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फाइन। अब देखो एक लाइन लिखी है, अर्लियर द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 was also guaranteed as a fundamental right, which has been removed by 44th constitutional amendment. Now, right to property is not a fundamental right, it is only a legal right. सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, what is the difference between fundamental right and legal right. Fundamental right are provided by the constitution, legal right are provided by law. एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ में जो लिखा है वो सिर्फ एक कंडीशन पे गलत हो सकता है, अगर वो किसके अगेंस्ट हो? कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ये मान के चलते हैं कि लॉ में जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन अगर लॉ में कोई ऐसी बात लिखी है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। ओवर राइडिंग इफेक्ट समझ गए? हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवर राइडिंग इफेक्ट। क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, यानी सबसे ऊपर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट और लीगल राइट की। लीगल राइट वो राइट होते हैं जो लॉ ने दिए हैं, फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। आपको क्या लगता है कौन से राइट्स को चेंज करना ज्यादा आसान है? लीगल राइट। आप खुद सोच के देखो, लीगल राइट का मतलब अ राइट गिवन बाय लॉ। जब वो लॉ चेंज हो जाएगा वो राइट चेंज हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? हम लोगों ने फेडरलिज्म का एक फीचर पढ़ा था, क्या? रिजिड प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी आसानी से लॉ चेंज किया जा सकता है, उतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया जा सकता। तो ज्यादा बड़े अधिकार कौन से हुए? लीगल अधिकार कि कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट। यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करने का अधिकार। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इसका मतलब समझो, जब ये फंडामेंटल राइट होता होगा, तब अगर राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, देन यू हैड अ राइट टू डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ में आई? पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था। अगर वो फंडामेंटल राइट था तो उसको उतनी ही प्रोटेक्शन मिल रही थी जैसे कि बाकी फंडामेंटल राइट्स को मिलती है। फिर धीरे धीरे ये सोचा गया कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके कौन सा राइट बना दिया गया? लीगल राइट। अब राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट तो है, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो लिखा हुआ है, अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 was guaranteed under fundamental right which has been removed by, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई। नाउ right to property is not a fundamental right, it is only a legal right। ठीक है, legal right और fundamental right clear है ना difference? ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट दी है, यहां से देखिएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन्स टू होम द राइट्स आर अवेलेबल। देखिए इन्होंने एक कैटेगराइजेशन करी है, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30। अभी आपको पता नहीं है ये क्या है, अभी हम लोगों ने सिर्फ इनकी कैटेगरी पढ़ी थी। ठीक है, ये कह रहे हैं 15, 16, 19 एंड 30 आर गारंटीड ओनली टू सिटीजन्स, जबकि नीचे वाला पॉइंट अगर आप देखो 14, 20, 21, 22 ये जितने भी हैं, दे आर अवेलेबल टू एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। इसका डिफरेंस क्या हुआ? एग्जैक्टली कह रहे हैं आर्टिकल 14, चलो 14 तो पता है हम लोग को किस चीज का था, राइट टू इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का अधिकार सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स को मिलता होगा या एनी पर्सन ऑन इंडिया? एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। ये कैटेगराइजेशन है। अभी हम लोग ने ये नहीं पढ़ा 15 कौन सा है 16 कौन सा है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैटेगराइजेशन किस हिसाब से दी कि 15, 16, 19 एंड 30 दे आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन, यानी सिर्फ वो बंदा प्रोटेक्शन ले सकता है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जबकि 14, 20, 21 वाली जो लिस्ट है वो देखो किसके लिए है? टू एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया दैट इज सिटीजन और फॉरेनर। ओके,
और उसके बाद अब डायरेक्टली आएंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्टेट पर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। देखिए, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, स्टेट का मतलब जो हम लोग जनरल भाषा में स्टेट बोलते हैं तो आपको लगता है जैसे सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट। लेकिन जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझते। स्टेट का मतलब होता है एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट मतलब अगर स्टेट ने हमारे फंडामेंटल अधिकार हमसे छीनने की कोशिश करी तो हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर स्टेट ने, यहां पर स्टेट मतलब स्टेट वाला उत्तर प्रदेश वाला स्टेट नहीं है, स्टेट मींस कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने डेफिनेशन क्लैरिफाई करी कि जब जब हम स्टेट की बात करेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब भी हम स्टेट की वर्ड यूज करेंगे, स्टेट का मतलब क्या होगा। अगर आप देखो तो ये जो चार्ट इन्होंने दिया हुआ है इसमें इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन लिखी है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट इंक्लूड्स। अब ये डेफिनेशन है स्टेट की, मार्क कर लो, स्टेट में किसको किसको मानेंगे। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसको स्टेट मानेंगे। यानी जब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट वर्ड लिखा है, गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो गई, पार्लियामेंट भी इंक्लूड हो गई। सेकंड देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर इन तीनों पॉइंट्स में कॉमन चीज हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो वो क्या है, ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो, सुना है आपने, ये लोकल अथॉरिटीज होती है। इन सबको क्या माना गया है, स्टेट। यानी अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वर्ड लिखा है स्टेट, तो स्टेट में ये सब इंक्लूड होंगे। अब देखिए क्या हुआ, जब इनसे स्टेट की डेफिनेशन पूछी गई तो इन्होंने कहा कि भैया गवर्नमेंट को स्टेट मानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट मानेंगे, लोकल अथॉरिटी को स्टेट मानेंगे। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी हैं हमारी कंट्री में जिसमें डाउट अराइज होता है कि वो स्टेट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने पुट अप करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बताइए स्टेट है कि नहीं है। हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट है या नहीं है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज स्टेट है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी स्टेट है। हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे नो कमेंट्स का आंसर लेके बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यूनिवर्सिटी अगर पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो स्टेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट है कि नहीं है, स्टेट है, बिल्कुल। बीसीसीआई सुना है आपने, क्या होता है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ, अरे डर क्यों गए, हाँ, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेट है कि नहीं है। वैसे हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये जो आप बता रहे हो है नहीं है नहीं, ये कैसे बता रहे हो, ऐसे कुछ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपको कैसे पता चल रहा है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं। मैम नाम से समझ में आ रहा है ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो हमको लगता है सरकार का है तो है स्टेट, है ना। यूनिवर्सिटी कुछ खास समझ नहीं आया तो यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट की है तो है स्टेट। कुल मिला के आप अंधी लगा रहे हैं, फैक्ट यही है। यही प्रॉब्लम हुई, आपकी प्रॉब्लम नहीं, यही प्रॉब्लम हुई। उन्होंने स्टेट की बड़ी छोटी सी डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा भैया सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है। अब हर बार एक डाउट अराइज होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं है। तो हर बार कोर्ट में केस होता था और हर बार कोर्ट एक डिसीजन दे देता था। तो ये सोचा गया कि भैया ऐसे तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। एक कोर्ट केस हुआ जिसमें उन्होंने एक टेस्ट दे दिया, टेस्ट मतलब उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट्स दे दिए और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अथॉरिटी इनमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो कर ले तो हम उसे स्टेट मान लेंगे। आपको समझ में आया सिचुएशन क्या चल रही है।
सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन की बात हुई कि भैया स्टेट क्या है, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स दे दिए, जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं और जो लोकल अथॉरिटी होती है। लेकिन फिर हर बार एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि भाई ये अथॉरिटी स्टेट है कि नहीं। अलग अलग केसेस होते गए और अलग अलग केस में हर बार कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। फाइनली कोर्ट ने कहा कि भैया हम एक केस में हमने एक टेस्ट ले डाउन कर दिया, हमने 5 पॉइंट्स ले डाउन कर लिए, अगर आपकी अथॉरिटी इनमें से किसी पॉइंट को फॉलो करती है तो उसको स्टेट मान लिया जाएगा, और अगर उसको स्टेट माना जाएगा तो उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स किए जा सकते हैं। यही तो पढ़ रहे थे हम लोग। स्टेट का मतलब क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि इनके अगेंस्ट अगर इन लोगों ने हमारे फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करी तो हम इनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी पूरी समझ में आई। अब देखिए इसके नीचे जो पैराग्राफ है इसमें देखिए जो अभी अभी हमने आपसे पूछा वही सब दिया हुआ है। अगर आप देखो 3rd या 4th लाइन में ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिख रहा होगा आपको, दिखा? वहीं देखिए लिखा हुआ है कैलकाटा हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बीइंग स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्टेट माना गया कि नहीं माना गया? यस माना गया। ठीक है, आगे देखना, इट हैज आल्सो बीइंग हेल्ड दैट अ यूनिवर्सिटी इज एन अथॉरिटी। यूनिवर्सिटी को स्टेट माना गया कि नहीं माना गया? यस माना गया। उसके बाद अगर आप देखो लास्ट में इन्होंने लिखा है इन द स्टेट वाज इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यही सारे डिस्कस कर रहे थे अभी हम लोग। और अगर आप ध्यान दो तो ये सारे केसेस हैं। क्या आपको इनके आगे इनके केस लो के नाम दिख रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखो कौन से वाले केस में लिखा था, केस का नाम बताइए इनकम टैक्स वाला, बीडी सप्लाई कंपनी, दिखा? सब में केस है। अगर आप ऊपर देखो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल रहा था। ये लॉ में नहीं लिखा, ये कहाँ हुआ? अलग अलग जुडिशियल डिसीजन, अलग अलग केसेस में। तो हर बार जब कोई क्वेश्चन अराइज होता था कि भाई ये स्टेट है कि नहीं है, उसके लिए कोर्ट में केस होता था और जज डिक्लेयर करता था कि ये स्टेट है कि नहीं है। इसका एक टेस्ट बनाया गया और वो टेस्ट का जो केस है वो है ये देखिए, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। इस केस में उन्होंने एक टेस्ट ले डाउन किया और उस टेस्ट में ये डिसाइड किया कि भाई अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपकी अथॉरिटी फॉलो करेगी तो हम उसको स्टेट मान लेंगे, हम उसको गवर्नमेंटल अथॉरिटी मान लेंगे। समझ आया? हम लोग पढ़ने क्या वाले? 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोग को? ये 6 पॉइंट्स किस चीज के हैं? ये टेस्ट हैं फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। देखो लिखा है इन अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब द सुप्रीम कोर्ट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग whether an entity is an instrumentality or agency of the state। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबको समझ में आ गया? कंफ्यूजन क्या हुई थी ये समझ में आया? स्टेट की डेफिनेशन बहुत छोटी थी, 3 पॉइंट्स दिए थे। हर बार एक डाउट अराइज होता था कि किसको स्टेट माने और किसको स्टेट ना माने, लेकिन इस केस में उन्होंने एक टेस्ट ले डाउन कर दिया। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। आप बताइए, कह रहे हैं एक एंटिटी है जिसका 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, हम उसको स्टेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें, एग्जाम्पल है ये, अगर हम आपसे कहें शिक्षा एकेडमी का 100% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बताइए शिक्षा एकेडमी स्टेट है कि नहीं है? अब देखिए आप आंसर दे रहे हो स्टेट है कि नहीं है, बट यू हैव अ बेसिस। अभी जब हम आपसे पूछ रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, तो आप अंधी लगा रहे थे क्योंकि आपको लगा नाम से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंटल है, बट नाउ यू हैव अ बेसिस। हमने आपसे पूछा शिक्षा एकेडमी कैसे स्टेट है, आपने कहा इसलिए स्टेट है बिकॉज 100% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी इन टेस्ट से ये एनालाइज करना बहुत आसान हो गया कि किसको स्टेट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया, कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जिसका 100% शेयर कैपिटल किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। तो देखो लिखा है इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट इट वुड गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स इंडिकेटिंग दैट कॉर्पोरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब पूरी लाइन आपको कुछ याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आप यहां तक भी कर लोगे ना, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहें
अगेन एग्जाम्पल हैं ये सब। अगर हम आपसे ये कहें कि शिक्षा एकेडमी के जितने भी खर्चे हैं वो गवर्नमेंट फाइनेंस करता है, ये सभी बातें काल्पनिक हैं, ठीक है। शिक्षा एकेडमी के सारे खर्चे गवर्नमेंट फाइनेंस करता है, यानी हमारे जो भी खर्चे होते हैं सब सरकार की तरफ से आते हैं। तो आपको क्या लगता है शिक्षा एकेडमी स्टेट है कि नहीं? गवर्नमेंट क्यों फाइनेंस करेगी? गवर्नमेंटल अथॉरिटी होगी तभी तो फाइनेंस करेगी। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation। यानी अगर उस कॉरपोरेशन का पूरा खर्चा सरकार फाइनेंस कर रही है तो हम ये मान लेंगे कि वो एजेंसी क्या है? स्टेट। 2 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या था? 100% शेयर कैपिटल, यानी कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है उसको स्टेट मानेंगे। सेकेंड, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका फाइनेंस गवर्नमेंट कर रही है, जिसके खर्चे गवर्नमेंट दे रही है, उसको भी क्या माना जाएगा? स्टेट। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। ये केस कौन सा है? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। और वो फेडरल वाला केस कौन सा था? 2 केस के नाम पढ़े अभी तक हम लोगों ने, ठीक है। केशवानंदा भारती जो कि किस चीज का था? फेडरलिज्म का। और अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब जो किस चीज का था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। थर्ड, whether corporation enjoys a monopoly status which is conferred or protected by the state। बताओ ये पॉइंट पढ़ के क्या याद आया, क्या समझ आया आपको? कह रहे हैं whether the corporation enjoys a monopoly status। what is a monopoly? अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि गवर्नमेंट ने शिक्षा एकेडमी को एक अधिकार दिया है कि सीएस की कोचिंग सिर्फ आप करा सकते हैं। अच्छा, खुश तो हमें ज्यादा होना चाहिए इस चीज पे, खुश आप लोग ज्यादा हो गए। सरकार ने नोटिस जारी किया है कि भैया सीएस की कोचिंग और कोई नहीं कराएगा, सिर्फ हम कराएंगे। सरकार ने हमको मोनोपोली स्टेटस ग्रांट कर दिया। अब बताओ अगर ऐसा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि इट इज अ स्टेट, यानी कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको मोनोपोली स्टेटस गवर्नमेंट ने दिया, इससे ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि इट इज अ स्टेट। ये बताइए ये सारे पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए या कोई भी एक हो जाएगा? कोई भी, ठीक है। 3 पढ़ लिए हम लोगों ने। पहला कौन सा था? 100% शेयर कैपिटल। सेकंड कौन सा था? फाइनेंस, एंटायर फाइनेंस अगर गवर्नमेंट देख रही है। थर्ड कौन सा था? मोनोपोली स्टेटस। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। डीप और परवेसिव स्टेट कंट्रोल। शिक्षा एकेडमी में कौन सी छुट्टियां होनी है, काम कैसे होना है और कैसे क्लासेस होनी है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सारी सरकारी छुट्टियां मिलती हैं आपको, मिलेंगी नहीं, ये हम क्लियर बता दें, मिलेंगी नहीं, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर सारी सरकारी छुट्टियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से काम चल रहा है, यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट का इस एकेडमी पे डीप कंट्रोल है। इससे क्या पता चलेगा? दैट दिस इज अ स्टेट। तो ये कह रहे हैं कोई भी एंटिटी, कोई भी कॉर्पोरेशन जिसपे डीप एंड परवेसिव, परवेसिव मतलब समझते हो? एवरीवेयर, हर डायरेक्शन में। Existence of deep and pervasive state control may afford an indication that corporation is an agency or instrumentality of state। 4 पॉइंट्स हो गए और अगले 2 पॉइंट्स कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, तो इनको एक साथ कवर कर लेंगे। ये कह रहे हैं मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो है गवर्नमेंट का, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने उसको, आपने सुना होगा कई सारी चीजें होती है जो प्राइवेटाइज हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। आपने भी सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक कई जगह प्राइवेटाइज हो भी गई है और कई जगह होने भी वाली है। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी प्राइवेटाइज क्यों ना हो जाए, वो प्राइमरी काम किसका है, फंक्शन किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की अगर हम बात करें, क्लीनिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट किसी को भी आउटसोर्स कर दे ये काम, लेकिन प्राइमरीली फंक्शन किसका है? गवर्नमेंट का। तो ये कह रहे हैं ऐसे काम जो है गवर्नमेंट के, भले ही गवर्नमेंट ने किसी को आउटसोर्स कर दिए हो, लेकिन फिर भी हम उन एंटिटीज को क्या मानेंगे? स्टेट। देखो लिखा क्या है 5th पॉइंट पे, इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं वो कंपनी जो काम कर रही है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन, यानी वो कंपनी जो काम कर रही है वो सरकार का काम कर रही है, तो हम उस कंपनी को भी क्या मानेंगे? स्टेट। और ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं?
अगर हम इनको स्टेट मानेंगे तो इनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। और 6th वाला भी देखो वही है, इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन, वो काम किसका था, गवर्नमेंट का, ट्रांसफर किसको हो गया, किसी कॉर्पोरेशन को, तो उस कॉर्पोरेशन को भी क्या माना जाएगा, स्टेट। समझ आ गया, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, एक बार स्टार्टिंग से समझिए। हम लोग ने ये पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होते हैं, स्टेट के। जब हम लोग ने ये लाइन पढ़ी तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, स्टेट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की डेफिनेशन में 3 चीजें दी, क्या क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटी। लेकिन फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि ये स्टेट है कि नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या था, स्टेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या था, स्टेट, ठीक है। और इनके सारी कंफ्यूजन्स को खत्म करने के लिए एक केस आया जिसका नाम क्या था, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसमें उन्होंने 6 क्राइटेरियाज दिए। अगर आपकी एसोसिएशन उनमें से किसी भी एक पॉइंट को फॉलो करती है तो हम उसको क्या मान लेंगे, स्टेट। अब इसके आगे के 2-3 पैराग्राफ पढ़ के जरा देखो, कहीं लिखा है बीसीसीआई का, जो हमने पूछा आपसे, ढूंढिए फटाफट, बीसीसीआई कहाँ मिला। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा जी टेलीफिल्म्स, दिखा, इन जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया। जरा देखो, द सुप्रीम कोर्ट applying the test laid down in Pradeep Kumar Viswas case held that Board of Control for Cricket in India was not state. क्या लिखा है, स्टेट है कि नहीं है, because it was not shown, कह रहे कहीं से भी ये नहीं दिख रहा था, that it is financially, functionally और administratively dominated or under the control of government। कह रहे हैं जब बीसीसीआई की बात हुई तो ये देखा गया, क्या बीसीसीआई का पूरा फाइनेंस गवर्नमेंट से आ रहा है, क्या बीसीसीआई के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की है। इन सारे फैक्टर्स में नेगेटिव आंसर आए, डायरेक्ट कंट्रोलिंग नहीं है, डायरेक्ट फाइनेंस नहीं है, और अगर ऐसा है तो हम लोग बीसीसीआई को स्टेट नहीं मानेंगे। देखिए लिखा है, बाय द गवर्नमेंट and the control exercised by the government was not pervasive but merely regulatory in nature। रेगुलेटरी का मतलब समझे, कह रहे गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए, गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल्स बना दिए, लेकिन अब ऑपरेट कैसे करना है, काम कैसे करना है, ये उनकी खुद की एसोसिएशन है, वो खुद डिसाइड करते हैं कैसे काम करना है। रेगुलेशन, लॉ किसका है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का। यानी ये साबित हुआ कि बीसीसीआई पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इसलिए बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना जाएगा। तो अगर कुल मिला के क्यों हमने आपको बीसीसीआई वाला ही बॉटम मार्क कराया, क्योंकि ये नॉट स्टेट का एक एग्जांपल था। अभी तक देखिए हम लोगों ने जितने भी देखे, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब स्टेट थे, यूनिवर्सिटी सब स्टेट थे, ये एक आया विच इज नॉट अ स्टेट। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्टेट विद सम जुडिशियल डिसीजंस, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, लेकिन वो उसी में आता है जिसके केसेस ऐसे फेमस होते हैं। जैसे वो फेडरलिज्म में मान लीजिए आ गया, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल, डिस्कस यूजिंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब जहां उन्होंने लिखा या डिस्कस यूजिंग लीगल डिसीजन, आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन से केस की बात कर रहे हैं, कौन से केस की बात कर रहे हैं, केशवानंदा भारती, ठीक है। तो जो बहुत प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसी में डायरेक्टली आता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आ जाएगा ऐसा, ओके। तो यहाँ पर अगर वो स्टेट की डेफिनेशन पूछते हैं या ऐसा कुछ पूछते हैं विद हेल्प ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो ये आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्लस आप ये अजय हसिया वर्सेस वाला केस जो है वो लिख सकते हैं, जिसके 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या था, एनी कंफ्यूजन, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे हम लोग जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें, 2 तरीके के लॉ होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ और फ्यूचर लॉ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग लॉ, हु कैन एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। बड़ा 2 इंग्लिश के इजी से शब्द हैं, एग्जिस्टिंग लॉ, ओके। अच्छा, और एनीवन एल्स, एग्जिस्टिंग लॉ। कुछ बच्चों ने आंसर दिया जो अभी चल रहे हैं वो होते हैं एग्जिस्टिंग लॉ। अरे दिया है कुछ बच्चों ने, हाँ कुछ बच्चों ने आंसर दिया जो अभी चल रहे हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ, क्योंकि उनके हिसाब से एग्जिस्टिंग का मतलब होता है अभी,
ये अभी का मतलब क्या हुआ? कितने बज के कितने मिनट पर? आप समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग लॉ जब शब्द आता है तो आपके दिमाग में पहली चीज यही आती है, एग्जिस्टिंग मतलब जो आज चल रहे हैं, फ्यूचर लॉ मतलब जो फ्यूचर में आएंगे। हाँ, नॉर्मली यही आता है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग का मतलब क्या, हम लोग आज के दिन की बात कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर हम कल पढ़ा रहे होते तो एग्जिस्टिंग लॉ कल का होता। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको इमेजिन करना होगा आप कौन से साल में हैं। बताइए एग्जैक्टली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उस समय कुछ एग्जिस्टिंग लॉज थे। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले से थे। क्या हम इनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह सकते हैं? सोच के देखो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले। और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया वहां से खड़े होके सोचो फ्यूचर लॉ। बताइए फ्यूचर लॉ को हम लोग क्या कह सकते हैं? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि दो तरीके के लॉ हुए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये एग्जिस्टिंग और फ्यूचर हम लोग कहां से देख रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कुछ लॉ ऐसे थे जो बहुत पहले से थे। क्या आप हमें कोई एक ऐसा लॉ बता सकते हैं? आपने बड़े सारे लॉ पढ़े हुए हैं, एक्ट पढ़े हैं, कोई एक लॉ ऐसा बता सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक आंसर आया। क्या कोई हमें उसका ईयर बता सकता है? 19 1870 1872, ठीक है। 1872 में 18 ध्यान दो, 90s में नहीं बोला। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप समझ रहे हो कब का है? अच्छा, हमने पूछा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? बहुत पुराना। ये सही था। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उस टाइम कुछ लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको हम लोग ने क्या कहा? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और उसके बाद जो लॉ बने उनको हमने क्या कहा? फ्यूचर लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको क्या लगता है कौन से लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे, प्री वाले या पोस्ट वाले? आप सोच के देखो, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद सबको पता था कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या जानबूझ के वो कोई ऐसा लॉ बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा? नो। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी लॉ बनाए गए वो ये सोच के बनाए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन है और हम किसी भी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन जरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में सोचो। जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे तब कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं, तो वो आराम से लॉ बना रहे थे। मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ था जिसने ये कहा कि भाई इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, उस टाइम वो लॉ वैलिड था। क्यों वैलिड था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसका मतलब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कौन करता होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। हो सकता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करे, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि अब जो लॉ बनाए जाते, कंपनीज एक्ट का कौन सा ईयर है? अरे कंपनीज एक्ट का कौन सा ईयर है? एकदम से क्या लगा, क्या पूछ लिया? कंपनीज एक्ट का कौन सा ईयर है? 2013। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल? तो जब कंपनीज एक्ट नया बनाया जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उनको पता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना है, तो वो जानबूझ के ऐसा कोई पॉइंट रखेंगे नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होती थी एग्जिस्टिंग लॉ में। और अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हम लोग उस एग्जिस्टिंग लॉ को उतने पोर्शन के लिए वॉइड मान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड? इनवैलिड मान लेते हैं। यही टॉपिक है जिसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिएगा ध्यान से, आर्टिकल 13 गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स। इट लेज डाउन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जरा ये लाइन देखना, इट लेज डाउन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन रिगार्ड टू लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सिर्फ इतनी लाइन पढ़ो, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हुआ?
लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये लॉ की लैंग्वेज है जो आपको समझनी है। इसीलिए आई रीड इट वेरी स्लोली कि ये वर्ड्स समझिए, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जो आगे आपको यूज आएंगे। इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट मींस दे आर नॉट फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। उनका क्या किया जाना है वो पढ़ने वाले होंगे। उसके लिए सबसे पहले देखिए, इन्होंने बताया कि हमने लॉ को दो पोर्शन में डिवाइड किया। कौन कौन से लॉ? एग्जिस्टिंग लॉ एंड फ्यूचर लॉ। अब जरा अंदर हम लोग रीड करते हैं, देखिए आपको समझ में आता जाएगा। आर्टिकल 13 relates to the law already existing in force, that is law which were in force before the commencement of constitution। समझ आ गया? कुछ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है कि आ गया? बाकी कहां चले गए सब? समझ आ गया? पक्का? ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, a declaration by the court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded। And अगली लाइन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, and declares that pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with fundamental rights। सिर्फ इतनी लाइन बताओ समझ में आ गई कि? कह रहे हैं इट डिक्लेयर्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी वॉइड, ठीक है, टू द एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट। पूरे लॉ में एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, ठीक है, उस पूरे लॉ का एक सेक्शन ऐसा था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। उस सेक्शन को वॉइड करोगे कि पूरा का पूरा लॉ हटा दोगे? उस सेक्शन, टू द एक्सटेंट इट इज इनकंसिस्टेंट। लाइन समझ में आ गई? पूरा लॉ वॉइड करने की जरूरत नहीं है, जितना लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उतने लॉ को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे और बाकी पूरा का पूरा लॉ वैलिड होगा। अगर पूरा का पूरा लॉ ही अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड। यानी कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्यूचर लॉ पढ़ लो जरा। फ्यूचर लॉ आर्टिकल 13 रिलेट्स टू फ्यूचर लॉ, that is law made after the commencement of constitution। After the constitution comes into force, the state shall not make any law which takes away the rights। ये लाइन समझ में आई? कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तो हम कोई ऐसा लॉ बनाएंगे ही नहीं जिससे आपकी फंडामेंटल राइट्स छिन जाए। इन्होंने फंडामेंटल राइट नहीं लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है बताओ? राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। अब ये तरीका समझ में आया लिखने का? उन्होंने फंडामेंटल राइट वर्ड ही नहीं यूज किया। दिस इज व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ लॉ। उन्होंने कहा राइट्स कन्फर्ड अंडर पार्ट 3। अब आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर अपने एग्जाम में ऐसा कुछ करना चाहें कि लैंग्वेज अच्छी लग रही है, हम भी यूज करेंगे, डू दैट ओनली व्हेन यू आर श्योर व्हाट इज पार्ट 3। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर याद है अच्छे से तो ही ऐसा कुछ करना, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, कह रहे हैं वो ऐसा कोई लॉ बनाएंगे नहीं। एंड इफ सच लॉ इज मेड, मान लो बाई चांस ऐसा कोई लॉ बन गया जिसका कोई एक सेक्शन गलती से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो क्या किया जाए? वॉइड, सिंपल। कह रहे हैं, अब लाइन फिर से पढ़ रहे हैं, लॉ मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the right, and if such law is made, it shall be void to the extent to which it curtails any such right। ठीक है, यानी चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो उतना लॉ क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ समझ आ गया, फ्यूचर लॉ समझ में आ गया, ओके। अब देखो इसके कुछ डॉक्ट्रीन्स दिए हुए हैं, अगर आपको नीचे दिख रहा हो, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। इंपॉर्टेंट अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय सेवरेबिलिटी? सेवर करना सुना है कभी? हाँ, अलग करना। सेवरेबिलिटी मीन्स सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है। अब समझो ये लॉ क्या है, स्टार्ट करें। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये वही है जो भी हम लोग पढ़ के आए, ध्यान से समझिएगा। सेवरेबिलिटी ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई लॉ है
ठीक है, और उस लॉ के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, और एक पार्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। बताइए क्या किया जाए? जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड कर दो, और जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है उसको वैलिड रहने दो। यही हम लोग ने अभी पढ़ा। नाउ अंडरस्टैंड, सेवरेबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी लॉ के दो पोर्शंस हैं, एक पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। नाउ अगर हम उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेवर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड कर दो, जो नहीं कर रहा उसको वैलिड रहने दो। और अगर वो दोनों पार्ट ऐसे हैं जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, आप क्या करें? पूरा का पूरा वैलिड करें कि पूरा का पूरा वॉइड कर दें? पूरा का पूरा लॉ वॉइड होगा। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। फिर से ध्यान से सुनिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, फुल कॉन्सेंट्रेशन एवरीवन, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑन क्लॉक्स एंड वॉचेस। आई नो, अब लग रहा है बस ठीक है, सब जो आप कह रही हैं सब ठीक। आखिरी के 10 मिनट में यही होता है ना, जो सब समझ आने लगता है, एकदम बहुत तेजी समझ में आता है ना। डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी ध्यान से समझिए। सेवरेबिलिटी मीन्स, सेवर करना मीन्स अलग करना। अगर एक लॉ है उसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, दूसरा पार्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड कर दो, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है उसको वैलिड रहने दो। लेकिन अगर वो लॉ के दो पार्ट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इन सच अ मैनर कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनको सेवर नहीं किया जा सकता, इन दैट केस द फुल लॉ विल बी वॉइड। यानी किसी भी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करेगा। और इस डॉक्ट्रीन को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, सेवरेबिलिटी, सेवर करना मीन्स अलग करना। ठीक है, रीड करें। ये हाँ था कि ना था? अच्छा, 2 मिनट बस पढ़ते हैं इसको। डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, वन थिंग टू बी नोटेड इन आर्टिकल 13 इज दैट, अब देखिएगा, बस पूरा आपको समझ में आ गया, सिर्फ लाइंस पढ़ेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज नॉट द एंटायर लॉ which is affected by provisions in part 3। पहले तो ये बताओ, provisions in part 3 fundamental rights, कह रहे it is not the entire law which is affected by part 3। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा लॉ हमेशा void होगा, ठीक है, but the law becomes invalid only to the extent to which it is inconsistent with fundamental right। आ गई लाइन समझ में? कह रहे पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड नहीं होगा, सिर्फ उतना लॉ इनवैलिड होगा जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 से। इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 से मतलब फंडामेंटल राइट से। सो ओनली दैट पार्ट ऑफ लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड which is inconsistent and the rest of the law will stand। आ रही है लैंग्वेज समझ में सबको? ठीक है। However, on this point a clarification has been made by the court। अब देखना आगे की बात, that invalid part of law shall be severed and declared invalid if really it is severable। really severable मतलब अगर उसको दूसरे पार्ट से अलग किया जा सकता है। that is, if after separating the invalid part the valid part is capable of giving effect to the legislature's intent। मतलब उस एक पोर्शन को अलग करने के बाद भी वो दूसरा पोर्शन अपने आप में वैलिड हो। इसका मतलब वो अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अगर, अच्छा पूछा नहीं था फिलहाल हमने अभी, अलग अगर हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो इनवैलिड है उसको हटा दो, जो वैलिड है उसको वैलिड रखो। अगर वो दोनों पार्ट एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर हमने एक भी पार्ट हटाया तो दूसरे का मीनिंग खत्म हो जाएगा। आप बताइए सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमारे पास सिर्फ एक उपाय बचा है, क्या? पूरे के पूरे लॉ को वॉइड कर दे। तो देखिए लिखा हुआ है द
हाँ यहाँ से लेते हैं, इफ आफ्टर सेपरेटिंग द इनवैलिड पार्ट द वैलिड पार्ट इज केपेबल ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द लेजिस्लेचर इंटेंट, then only it will survive. Otherwise, the court shall declare the entire law as invalid. This is known as the rule of severability. बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आ गया पक्का? सेकेंड पैराग्राफ में देखो बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है एग्जैक्टली। अब बिल्कुल लाइन आपको समझ में आएगी। द डॉक्ट्रिन हैज बीन अप्लाइड इनवेरिएबली टू केसेस वेयर इट हैज बीन फाउंड पॉसिबल टू सेपरेट द इनवैलिड पार्ट फ्रॉम द वैलिड पार्ट। वहीं तो लग पाएगा सेवरेबिलिटी अगर हम दोनों पार्ट्स को अलग कर सकें। आर्टिकल 13 says that any law which is inconsistent with the fundamental right is void. पूरा void होगा कि जितनी इनकंसिस्टेंसी उतना void होगा? जितनी इनकंसिस्टेंसी है, देखो लिखा है कह रहे any law which is inconsistent with the fundamental right is void to the extent of inconsistency, and this has been interpreted to imply that it is not necessary to strike down the whole act. What do you mean by strike down the whole act? पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पोर्शन इनवैलिड डिक्लेयर करें जितना कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। इफ ओनली अ पार्ट इज इनवैलिड and that part can survive independently. उसी में देखो एक केस है A.K. Gopalan. The Supreme Court ruled that where an act was partly invalid, if the valid portion was severable from the rest, the valid portion would be maintained provided that it was sufficient to carry out the purpose of act. Clear हो गया severability? पक्का? ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग ने स्टेट पढ़ा था, बल्कि उसके पहले भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं जरा बताइए। सबसे पहला कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही क्योंकि वो पन्ना फिलहाल यहाँ कहीं है नहीं, है ना। हाँ, एक था राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज स्टेट। हाँ बेटा, फ्रीडम, फ्रीडम के अंदर आएंगे सारे जो राइट टू, अभी वही मैंने बताया उसके अंदर बहुत सारे हैं। ये जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी एक राइट नहीं है, इसके अंदर 4-5 हैं। जो एक आपने पढ़ा होगा बचपन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज अंडर राइट टू फ्रीडम, वो फ्रीडम के अंदर सारे, ठीक है, वही डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन में 3 चीजें थी। कौन कौन सी? सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। लेकिन एक केस हुआ था जिसमें टेस्ट ले डाउन किया गया था, उस केस का नाम क्या था? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। और हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ये किसमें हुआ था? कुछ बच्चों का आंसर है वो फर्स्ट वाले केस में हुआ था, और स्टेट किसमें था? सेकंड वाले में, है ना। अच्छा, केशवानंद भारती, ओके। स्टेट में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीसीसीआई इट वाज नॉट अ स्टेट, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा 2 तरीके के लॉ होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज एंड फ्यूचर लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ कौन से थे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, और फ्यूचर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस किसके ऊपर हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़ ली हम लोगों ने। कुछ लोगों ने इसमें भी हाँ बोल दिया, इस समय सब सही। 2 क्या 4 पढ़ लिए, हो गया चैप्टर खत्म। अच्छा, जब हम रिवाइज करना ऐसे लास्ट में शुरू करते हैं ना, कुछ बच्चों को समझ में आ गया बस अब खत्म होने वाली है क्लास, धीरे धीरे बैक पैक हो रहे हैं, धीमे से किताब बंद हुई एकदम। आपको लग रहा है कि हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। पेंसिल वेंसिल तो मतलब थी साइड में पहले ही, वो आधे घंटे पहले ही साइड हो गई थी, ठीक है। धीरे बैक पैक हुआ। अच्छा, एकदम रेडी पोजीशन, चाबी निकल आई गाड़ी की, हाथ में चाबी, बैग आधा टंग गया। ये एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि बस कुछ ही मिनट और बचे हैं, है ना। क्या रिवाइज करा रहे थे हम? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो लॉ प्रिवेल करेगा। आज लॉ प्रिवेल करा दो, क्या दिक्कत है? क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला डॉक्ट्रिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।